everyone and welcome to another part of life processes. Guys, this is our fourth part and part 3 में हमने digestive system की three processes के बारे में पढ़ा था and remaining 2 processes के लिए हमने कहा था कि इसके बारे में हम लोग अपने next वीडियो में डिस्कस करेंगे. In fact, आज हम लोग उन 2 processes के डिस्कस करने के साथ साथ respiration पे भी शुरू करने वाले हैं. मीन्स आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में भी इनिशियल पॉइंट्स को क्लियर कर लेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के पहले टॉपिक के साथ, विच इज एब्जॉर्प्शन. ओके, तो शुरू करने से पहले हम लोग एक चीज़ पर डिस्कस कर लेते हैं कि मैं बहुत सारे लोगों से सुन रही हूँ कि इस बार 10th एंड 12th के बोर्ड्स के एग्जाम्स इजी आएंगे. गाइज, आई सजेस्ट कि आप ऐसी किसी भी बात पर बिल्कुल भी बिलीव ना करें, क्योंकि ऑलरेडी आपका 40% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है. एंड उस 40% रिड्यूस सिलेबस के बाद जो आपका 60% सिलेबस बचा है, उसमें से अगर इजी पूछा जाएगा तो आई डोंट थिंक कि आपके इस ईयर को पास करने में कोई आपका फ़ायदा रहेगा, क्योंकि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को आप क्लियर नहीं कर पाएंगे अच्छे से. जो 10th में है उनको 11th में दिक्कत होगी, जो 12th में है उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दिक्कत होगी. ठीक है, तो इस वजह से आई सजेस्ट कि आप पहली बात तो हर टॉपिक को क्लियर करके चलें और अपने माइंड में ऐसा बिल्कुल भी ना रखें कि पेपर इजी आएगा, क्योंकि पेपर लेवल का आता है. पेपर का प्रोपोर्शन 70-30 रहता है. मीन्स 70% पेपर ऐसा आता है जिसको सब सॉल्व कर सकते हैं एंड 30% सिलेबस ऐसा पेपर में ऐसा होता है जो ट्रिकी पोर्शन होता है, जिसको सॉल्व आप तभी कर सकते हैं जब आपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है अच्छे से. ठीक है, तो वापस आते हैं हमारे अपने वीडियो पर, विच इज आवर फर्स्ट पॉइंट इज अब्जॉर्प्शन. ओके, तो हम लोग डाइजेशन को क्लियर कर चुके थे एंड डाइजेशन पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा फूड होता है वो स्टमक में ही इस हद तक डाइजेस्ट हो जाता है कि वो वाटर सॉल्युबल बन जाता है. उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पर वो ब्लड से मिक्स हो जाता है एंड हमारी पूरी बॉडी में एसिमुलेट हो जाता है. ठीक है, ओके. तो आफ्टर डाइजेशन फूड मॉलिक्यूल्स बिकम सो स्मॉल so that they can pass through the walls of intestine which contains blood capillaries and go in our blood is called absorption. तो absorption process क्या है कि डाइजेशन के बाद जो हमारा फूड है, जब वो वाटर सॉल्युबल बन जाता है तो वो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में, जहाँ पर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं. ब्लड कैपिलरीज का मतलब जो ब्लड को कैरी करती हैं. ठीक है, ओके. तो ये जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ये जो हमारा वाटर सॉल्युबल फूड होता है, इसमें से जितनी भी एनर्जी होती है एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सारी चीज़ों को गेन करने के बाद हमारी पूरी बॉडी में इसको ट्रांसफ़र करता है. ठीक है, एंड इसी प्रोसेस को हम लोगों ने नेम दिया था अब्जॉर्प्शन. क्लियर हो गया? ओके. एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन आवर बॉडी. ओके, तो आपके लिए ये 1 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है कि विच इज द मेन रीजन फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, बिकॉज फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड इज मेन रीजन इज आवर स्टमक, बट फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डाइजेशन के अलावा अब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा मेन रीजन हो सकता है. एंड इसके लिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में एग्जाम्पल में लिवर लिख देते हैं, क्योंकि लिवर से हमारा बाइल प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे फूड को फिल्टर करने में वर्क करता है एक टाइप से. ठीक है, बट ऐसा नहीं है. इट्स स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एसिमिलेशन. द ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड एंड डिसॉल्व फूड to all the parts of the body where it become assimilated as part of cells. Okay, तो एसिमिलेशन प्रोसेस क्या होता है? जब हमारा ब्लड डाइजेस्टेड फूड से जितने भी रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस होते हैं उनको गेन करने के बाद, जब हमारा ब्लड उन सभी सब्सटेंसेस को पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है, तब जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वो ग्रो करने के लिए उस एसिमिलेटेड फूड को एज अ पार्ट ऑफ सेल गेन करते हैं. ठीक है, मीन्स द ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड एंड डिसॉल्व फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी वेयर इट बिकम एसिमिलेटेड एज अ पार्ट ऑफ सेल्स. ठीक है, सो दैट इट कैन ग्रो द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. बाकी रिमेनिंग होता है वो हमारी बॉडी में
एनर्जी के यूज में, एनर्जी के टाइप में यूज हो जाता है। This assimilated food is used by body cells for obtaining energy as well as growth and repair of our body. ये जो assimilated food होता है इसको kinds of uses होते हैं। सबसे पहला होता है कि ये एनर्जी के लिए यूज होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ करने में हेल्प करता है, एंड हमारी बॉडी में जितने भी इंटरनल इंजरीज होती हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है। मीन्स जो हमें मालूम नहीं होती हैं, फॉर एग्जाम्पल हेडेक हो गया, स्टमक एक हो गया, या काइंड्स ऑफ डिसीजेस जो जिनके बारे में हमें खबर नहीं होती है, बस जिनके सिम्टम्स हमें पता चल रहे होते हैं, ऐसे सारी डिसीज को हमारी बॉडी खुद से रिपेयर करती है। ठीक है, ओके, मूविंग अहेड, और नेक्स्ट टॉपिक इज इजेशन। ये बहुत इजी पॉइंट है गाइस, सभी को आता होगा कि जो हमारे फूड का पार्ट अनडाइजेस्टेड रह जाता है उसको एक्सक्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमारी रिमेनिंग बॉडी हेल्दी रह सके, क्योंकि वो अनडाइजेस्टेड फूड काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी होता है, टॉक्सिक होता है, और वो हमारी बॉडी में पॉइजन क्रिएट कर सकता है। इसी वजह से उसको एक्सक्रिएट करना इंपॉर्टेंट होता है, एंड उसी एक्सक्रिएशन प्रोसेस को नेम दिया गया इजेशन। A part of food which we eat cannot be digested by our body. This undigested food cannot be absorbed in the small intestine. So this food is processed from small intestine into large intestine and then it excreted from our body. Clear हो गया? Okay. जैसा कि मैंने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि हम लोग अपने रिमेनिंग 2 प्रोसेसेस के साथ साथ आज न्यू टॉपिक शुरू करने वाले हैं विच इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू करने से पहले ये जान लें कि रेस्पिरेशन होता क्या है। मीन्स जब हम लोग किसी टेक्निक के बारे में पढ़ने वाले हैं तो टेक्निक के बारे में पढ़ने से पहले उसके मशीनरी पार्ट्स भी तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले रेस्पिरेशन क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह अपना रेस्पिरेशन सिस्टम भी क्लियर कर लेंगे। ओके, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ओके, तो गाइस ये चीज़ हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं लाइफ प्रोसेस में कि फूड से हमें एनर्जी मिलती है, बट अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि रेस्पिरेशन क्या ही होता है, हमारा ब्रीथ करना, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो प्रोसेस जिससे फूड से एनर्जी रिलीज करवाई जाती है दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, एंड हमारा ब्रीथ करना इट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। क्लियर हो गया? दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, एंड आई होप आपको ये पॉइंट थोड़ा सा आश्चर्य कर रहा होगा कि मतलब रेस्पिरेशन से एनर्जी कैसे रिलीज होती है। गाइज बहुत सारी रिएक्शंस अगर होती हैं हमारे बॉडी में ऑक्सीजन के इनटेक करने से। ठीक है, ओके, तो पढ़ लेते हैं वो भी, बट उससे पहले अगर आपको ये पॉइंट पसंद आया हो तो उसके लिए ही प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। ओके, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ऑक्सीजन इनटू सेल using it for releasing energy by burning food and then eliminating the waste product carbon dioxide and water from the body. Okay, तो respiration process में क्या होता है कि हम लोग ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं एंड उसके बाद हम लोग हमारी बॉडी से टॉक्सिक गैस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं एंड साथ में वाटर को भी एक्सेल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे फूड प्लस ऑक्सीजन, इसके बाद हमारा प्रोडक्ट जो एक्सेल होता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये एक्सेल हो जाता है एंड एनर्जी हमारी बॉडी में एसिमिलेट हो जाती है। क्लियर हो गया? ओके, तो अब आई होप आप आगे से ये नहीं कहेंगे कि रेस्पिरेशन जो होता है दैट इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज इट इज नॉट। रेस्पिरेशन इज नॉट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फूड। तो चलिए पहले डिफरेंस पढ़ लेते हैं हम लोग रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग में। ओके, सो ब्रीथिंग, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रीथिंग इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस जिसमें सिर्फ हमें ऑक्सीजन को इनटेक करना होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना होता है। ठीक है, ओके, सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज कि इट इज अ सिंपल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। एंड सेकेंड पॉइंट, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस
फिजिकल प्रोसेस इन द सेंस जिसमें हमारी बॉडी का यूज होता है, मीन्स बॉडी पार्ट्स जिसमें फिजिकल वर्क करते हैं। इसमें किसी भी टाइप के केमिकल का कोई वर्क नहीं होता है, कोई कैटालिटिक एक्शन नहीं होता है, ठीक है। मेन रोल होता है जो वो होता है हमारी बॉडी का। थर्ड पॉइंट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द लंग्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जो हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस होती है ये लंग्स में आकर होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस इज टू ऑब्टेन ऑक्सीजन, हमारा जो मेन पर्पस होता है ब्रीथिंग का ये होता है सिर्फ ऑक्सीजन को इनटेक करना, जबकि रेस्पायरेशन के पॉइंट्स कुछ और कहते हैं। ओके, रेस्पायरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सबसे पहला डिफरेंस कि रेस्पायरेशन प्रोसेस इतना सिंपल नहीं होता है जितना कि ब्रीदिंग होता है। नेक्स्ट इज इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस, मीन्स जैसे ब्रीदिंग हमारी फिजिकल प्रोसेस होती है वैसे रेस्पायरेशन नहीं होता है। रेस्पायरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल मतलब इसमें बायोकैटालिस्ट का यूज़ होता है इस प्रोसेस को अकर करवाने के लिए। केमिकल्स के साथ साथ बायोकैटालिस्ट का यूज़ होता है इसमें, एंड वो बायोकैटालिस्ट को हम लोग कहते हैं एंजाइम्स, ठीक है। इसको आप एंजाइम्स को आगे 12th क्लास में भी पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इन्वॉल्व्स द माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल, जबकि ब्रीदिंग में लंग्स का इन्वॉल्व हो रहे थे हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस में। इनफैक्ट रेस्पायरेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो कॉल्स द पावर ऑफ आवर बॉडी, पावर हाउस आवर बॉडी, ठीक है। ओके, next point is the main purpose of respiration is release of energy from the oxidation of simple food molecules like glucose. Okay, breathing में हमारा main purpose था कि हम लोग ऑक्सीजन को इनटेक कर सके, जबकि रेस्पायरेशन में हमारा मेन पर्पस है कि हम लोग ऑक्सीजन के इनटेक के साथ साथ हमारी बॉडी में रिएक्शन अकर करवा सकें जिससे जो हमारी एनर्जी है ग्लूकोज से वो रिलीज हो जाए और हमारी बॉडी में एसिमुलेट हो जाए। क्लियर हो गया? Okay, moving ahead, note points. Okay, guys, these are very important note points, and second note point and third note point तो बहुत ही ज़्यादा important है, आप लोग उसको ज़रूर मार्क कर लें क्योंकि ये दोनों a type of full form है and आपसे पूछे जाने के chances बहुत high हैं। Okay, all the energy released during respiration is not used immediately by an organism. It is stored in the form of ATP molecule. ओके, सो गाइज बहुत इम्पॉर्टेंट, इनफैक्ट ये आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है एंड इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत हाई हैं, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर, इनफैक्ट मैं तो ये कह रही हूँ कि आप अभी ऐसा सोच लीजिए कि पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, क्योंकि ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो इस तरह के वर्ड्स को याद रखते हैं या याद रख पाते हैं, कोशिश करते हैं बट भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि रेस्पायरेशन प्रोसेस में हमारे फूड से जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो बॉडी एकदम से उसका यूज नहीं करती है, उसको स्टोर कर देती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस फॉर्म के मॉलिक्यूल फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर लेती है एंड फिर जब हमारी बॉडी को रिक्वायर होती है या फिर हमारी बॉडी की रिपेयरमेंट में या फिर हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करती है, ठीक है। ओके, सो फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ एडीपी। फुल फॉर्म ऑफ एडीपी इज, आप एडीपी का भी यूज पढ़ लेंगे। एडीपी का भी यूज रेस्पायरेशन प्रोसेस में ही है। रेस्पायरेशन प्रोसेस 2 टाइप्स की होती हैं, एनारोबिक एंड एरोबिक। उसमें आप जब एनारोबिक प्रोसेस पढ़ेंगे तब आप एडीपी का भी यूज पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके, so full form of ADP is adenosine diphosphate. Next point is glucose is the simple food which oxidized in the cells of organism during respiration. Okay, so next point है हमारा कि जो ग्लूकोज होता है ये बिल्कुल सिंपल फूड होता है, बहुत इजीली हम लोगों को हमारी बॉडी में गेन हो जाता है, बट लेटर ऑन जब हम लोग रेस्पायरेशन प्रोसेस कर रहे होते हैं तब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। हमारी सेल्स में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है then this whole process is called glycolysis and the product which we obtain is called pyruvic acid.
क्लियर हो गया गाइज? ये पायरुविक एसिड भी जरूर याद रखिएगा आप लोग। पायरुविक एसिड ऑल्सो कॉल्ड पायरुवेट। आपसे इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट of glucose when it get oxidized? So the product is pyruvate and this whole process is called glycolysis. Next point is oxidation of glucose to pyruvic acid does not require oxygen. Okay, so this is very important point कि अभी हम लोग चिल्ला रहे हैं तब से कि oxidation oxidation, but oxidation of glucose to pyruvic acid it does not require oxygen. इसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। मीन्स दिस इज एनारोबिक प्रोसेस। एनारोबिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती हैं जो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अकर होती हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट इज वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस ऑन ग्लाइकोलिसिस प्रोड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ओके, सो वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जब रेस्पिरेशन प्रोसेस से रेस्पिरेशन प्रोसेस से जब पायरुविक एसिड का प्रोडक्शन करता है तो 1 molecule of glucose converted into 2 molecules of pyruvic acid. क्लियर हो गया? ओके, सो गाइज ये थे हमारे आज के लास्ट पॉइंट्स। इनफैक्ट इन लास्ट पॉइंट के आपके लिए अगले आने वाले रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसमें 2 मेन पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दैट आर ADP एंड ADP। ये दोनों पॉइंट्स आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। एंड अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए सो दैट यू कैन नॉट मिस एनी नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियोज़। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।